हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देव और मैं आपका इस पढ़ाई के सुहाने सफर में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो पिछले वीडियो में हमने BMTC 131 का सेक्शन 2.3 पढ़ा था। अब हम इसका सेक्शन 2.4 पढ़ने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 2.4 कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। तो अब कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे। लेट अस स्टार्ट विथ टेकिंग द टू फंक्शंस f इज इक्वल टू में x स्क्वायर सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड g इज इक्वल टू में z माइनस z सच दैट z बिलोंग्स टू z। तो यहाँ पे हमने जो है दो फंक्शंस यहाँ पे कंसीडर कर लिए हैं, जो कि हमारा हो गया f और यहाँ पे हो गया g। हियर द रेंज ऑफ f इज अ सबसेट ऑफ z। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रेंज है हमारे फंक्शन f की, वो सबसेट है हमारे सेट ऑफ इंटीजर z का, विच इज द डोमेन ऑफ g, जो कि हमारा जो है डोमेन है g का। लेट अस डिफाइन h बाय कंबाइनिंग f एंड g एज फॉलोज। अब जो है हम यहाँ पे एक नया सेट यानी कि एक नया फंक्शन h जो है वो डिफाइन करने वाले हैं एफ और जी को कंबाइन करके, और उसको कुछ इस प्रकार से कंबाइन करेंगे कि हमारा जो डोमेन होगा एच का वो इक्वल टू में हो जाएगा डोमेन ऑफ एफ, एंड जो कोडोमेन होगा एच का वो इक्वल टू में जाएगा कोडोमेन और जी, एंड जो उसकी रेंज होगी एच की वो हमारा सबसेट हो जाएगा रेंज ऑफ जी का। तो इस प्रकार से जो है हमारा एक नया फंक्शन एच जो है वो डिफाइन होगा। अब इस फंक्शन के लिए आप देख सकते हैं फोर एक्स बिलोंग्स टू एन टेक एच एक्स इज इक्वल टू में जी ऑफ एफ एक्स, यानी कि जी है उसके ब्रैकेट में डाल रखा है एफ एक्स। तो इस प्रकार से हमने जो है यहाँ पे एक्स एक्स को हमने जो है डिफाइन कर दिया है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एफ एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे एफ एक्स अगर है, एफ की वैल्यू अगर एक्स है यानी कि जिसका डोमेन एक्स है, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी हमारी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे इस केस में एफ एक्स की जगह पे हमारा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और हमें पता है कि जी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, जी एक्स की वैल्यू आएगी अगर अगर जी जेड है तो हमारी वैल्यू आएगी माइनस जेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जेड की जगह पे एक्स स्क्वायर है, तो हमारा आंसर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये डिफाइन कर दिया कि फंक्शन क्या होगा। सो एच जो है वो हमारा हो जाएगा एन टू जेड, यानी कि ये हमारा हो जाएगा डोमेन, ये हो जाएगा हमारा कोडोमेन। तो ये फंक्शन जो है हमारा एन टू जेड की ओर कैरी हो रहा है, उसकी तरफ है। और इसको हमने फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन कर दिया, जो कि हमारा हो जाएगा एच एक्स इज इक्वल टू में जी एफ एक्स। मोर जनरली इफ एफ इज इक्वल टू में जो है हमारा सच दैट ए से बी बिलोंग करता है, यानी कि एच टू बी है, एंड जी जो है वो हमारा बी टू सी है, और फंक्शंस ऐसे फंक्शंस हैं, देयर इज अ नेचुरल वे टू कंबाइन जी एंड एफ टू यील्ड अ न्यू फंक्शन एच बिलोंग जो कि है ए टू सी। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि अगर हमारे पास में कोई फंक्शन है जो कि हमारा सेट ए से सेट बी की ओर है, यानी कि सेट ए सेट बी से रिलेट कर रहा है, और जी फंक्शन है एक जिसमें हमारा सेट बी जो है वो सेट सी से रिलेट कर रहा है, तो इसमें एक नेचुरल वे है इन दोनों फंक्शन को कंबाइन करने का, कि जिस तरीके से हम एक ऐसा सेट निकाल सके एच जो कि हमारा इसके सेट के डोमेन और इस सेट के कोडोमेन से रिलेट करेगा, यानी कि रिलेशन ऐसा आएगा कि वो हो ए से सी की हो, और उसको हमने यहाँ पे दिखा रखा है। फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए, तो हर एक किसी भी एक एलिमेंट एक्स के लिए जो कि हमारा सेट ए से बिलोंग कर रहा है, एच ऑफ एक्स जो होगा इज डिफाइंड बाय द फॉर्मूला एच एक्स इज इक्वल टू में जी एफ एक्स। तो इस फॉर्मूले से ये डिफाइन हो जाएगा कि इसकी वैल्यू हमारी क्या आएगी। नोट दैट एफ एक्स इज द इस बिलोंग्स टू बी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एफ एक्स जो होगा ये वैल्यू जो है यहाँ पे हमारे जो है बी से बिलोंग कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयर फोर जी एफ एक्स इज डिफाइंड एज द एलिमेंट ऑफ सी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जी ऑफ एफ एक्स जो है वो एक एलिमेंट है सी का। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या कह रहा है ये, कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एफ एक्स जो है, क्योंकि ये एफ एक्स जो है हमारा कैसे निकल रहा है, आप देखें कि एफ जो है एफ एक्स वो हमारा आएगा बी से, क्योंकि अगर एक्स की वैल्यू ये है तो हमारा आंसर जो आएगा एफ ऑफ एक्स जो आएगा वो हमारी वैल्यू जो होगी वो हमारे बी सेट से बिलोंग करेगी। और अगर वो बी सेट से बिलोंग कर रही, क्योंकि इसका डोमेन अगर बी हो गया, तो इसकी वैल्यू जो कि हमारी वैल्यू आ रही है तो वो जो है हमारा सी सेट से बिलोंग करेगी। अगर जी ऑफ एक्स बोले अगर हम, और वो एक्स जो है वो हमारा इस केस में एफ एक्स है, तो उस तरीके से हमारी वैल्यू जो है ये सी सेट से बिलोंग करेगी। तो वही चीज़ बोल रहा है यहाँ पे कि हमारा जी ऑफ एफ एक्स जो है वो हमारा एक एलिमेंट होगा जो कि हमारे सी सेट से बिलोंग करेगा। दिस फंक्शन एच इज कॉल्ड द कंपोजिशन ऑफ जी एन एफ एंड इज रिटन एज जी ओ एफ। तो ये जो फंक्शन होता है इसको हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बोलते, कंपोजिशन फंक्शन बोलते हैं, कंपोजिशन ऑफ जी ओ एन एफ। और इसको पढ़ते हैं, लिखते कैसे हम जी ओ एफ से लिखते हैं। और जिसका डोमेन जो होता है गोफ का, जी ओ एफ का, वो होता है हमारा ए, यानी कि हमारा जो है फंक्शन जो है एफ, यानी कि बाद में आने वाले फंक्शन जो है यहाँ पे एफ है, तो एफ का जो डोमेन है वही हमारा डोमेन होगा। और जो पहले वाला फंक्शन है जी, इसका कोडोमेन जो होगा वही हमारा कोडोमेन होगा। तो यहाँ पे ए जो है हमारा डोमेन है और इसका कोडोमेन जो है वो हमारा सी है। अब यहीं पे आप देख सकते हैं दैट इज जीओ एफ जो है वो हमारा है एक फंक्शन जो कि हमारा सेट ए से सेट बी की ओर रिलेट कर रहा है। इस तरीके से रिलेट कर रहा है कि हमारा
जो है फंक्शन ए का जो डोमेन है वो हमारा डायरेक्ट जो है फंक्शन बी के डोमेन यानी कि फंक्शन जी के को डोमेन से रिलेट कर रहा है, इसका डोमेन इसके को डोमेन से डायरेक्ट रिलेट कर रहा है, इसमें ये बीच का स्टेप नहीं आ रहा, तो इसको हम बोलते हैं कंपोजिशन फंक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको कि फिगर 2 पे दिखा रखा है, ये फिगर 2 में यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर 2, इसमें आपको दिखा रखा है कि किस प्रकार से जो है ये फंक्शन यहाँ पे डिस्प्ले कर रखा है कि अगर फंक्शन ए है और ये फंक्शन बी है, इंटरमीडिएट फंक्शन बोल सकते हैं इसको, और सॉरी सेट बोल सकते हैं, इंटरमीडिएट सेट, ये सेट ए, सेट बी और सेट सी है। सेट ए जो है वो हमारा सेट बी से बिलोंग यानी कि रिलेट कर रहा है, वो रिलेट जो है वो रिलेशन कौन दिखा रहा है, फंक्शन जो है वो कौन दिखा रहा है, एक एफ फंक्शन है, वो हमें ये चीज़ दिखा रहा है कि ये रिलेशन है इनका। इसके बाद में ये जो है सेट बी जो है वो हमारा सेट सी से रिलेट कर रहा है, और ये चीज़ कौन दिखा रहा है, ये हमारा दिखा रहा है जो फंक्शन जो है हमारा जी। अब हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो हमें डायरेक्ट ये दिखा दे कि जो सेट ए है ये डायरेक्ट हमारा सेट सी से बिलोंग कर रहा है, तो यानी कि सेट सी से रिलेट कर रहा है, तो उसको हम जो है दिखाते हैं हमारा जी ओ एफ से, जो कि हो जाता है हमारा एच, इस केस में हम एच से दिखा रहे हैं तो एच हो गया वो, और उसको हम कंपोजिशन फंक्शन बोल सकते हैं, कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी। लेट अस कंसिडर सम एग्जांपल्स। अब जो है हम सबसे पहले कुछ एग्जांपल से समझते हैं इसको क्लियर करने के लिए कि क्या क्या एग्जांपल्स के रूप में हम इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है एग्जांपल नंबर 7। लेट एफ जो है हमारा है आर टू आर, ये फंक्शन है हमारा एफ आर टू आर, एंड जी भी हमारा फंक्शन जो है वो आर टू आर है। वी डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर, एफ एक्स जो है हमारा एक्स स्क्वायर है, एंड जो जी ऑफ एक्स है वो हमारा है एक्स प्लस वन। अब ये बोल रहा है इस जी ओ एफ एंड एफ ओ जी डिफाइन, तो ये बोल रहा है कि क्या हमारा जी ओ एफ एंड एफ ओ जी होगा वो डिफाइन होगा कि नहीं होगा, इफ यस बट इज जी ओ एफ एंड बट इज एफ ओ जी। तो हमें ये बताना है कि अगर डिफाइन है तो क्यों है, यानी कि डिफाइन होगा कि नहीं होगा पहले तो ये बताना है, और अगर है तो एफ ऑफ जी और जी ओ एफ जो है वो क्या होंगे ये हमें बताना है। तो चलिए अब इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। वी ऑब्जर्व दैट द रेंज ऑफ एफ इज अ सबसेट ऑफ आर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रेंज है एफ की, किसकी बात हो रही है, जिसकी बात हो रही है एफ की जो रेंज है, रेंज कहने का मतलब ये फंक्शन यानी कि ये वैल्यू एक्स स्क्वायर जो है, ये जो वैल्यू है ये हमारा सबसेट है आर का, इसका सबसेट है, यानी कि डोमेन का कोडोमेन का सबसेट है ये बोल सकते हैं, तो ये इसका सबसेट है, एंड द डोमेन जी देयरफॉर जी ओ एफ इज डिफाइंड। तो इस चीज़ से हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि ये हमारा आर का सबसेट है और आर जो है हमारा वो जी का डोमेन है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये एफ ऑफ एक्स जो होगा इसका जो रेंज है ये हमारा जी ऑफ एक्स की डोमेन के सबसेट है, डोमेन का सबसेट है। तो इस प्रकार से जो है हमारा यहाँ पे जी ओ एफ जो है वो तो डिफाइन होगा, और बाय डेफिनेशन हम ये कह सकते हैं कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर जी ओ एफ एक्स, जी ओ एफ एक्स जो होगा वो हमारा क्या होगा, वो इक्वल टू हो जाएगा जी एफ एक्स, यानी कि हमने यहाँ पे जो है ओ की जगह पे ब्रैकेट लगा दिया है यहाँ पे, और ये एफ की वैल्यू अंदर रख दी है। अब एफ एक्स को जो है हम लिख देंगे कि हमारी वैल्यूज क्या आएगी इसके हिसाब से, तो जी ऑफ एफ एक्स जो है उसके हिसाब से हमारी वैल्यू जो आ जाएगी इक्वल टू आ जाएगी एफ एक्स प्लस वन, क्योंकि हमने जी ऑफ एक्स को हमने सोल्व कर दिया। जी ऑफ एक्स का हमारा क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा एक्स प्लस वन है, तो यहाँ पे एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू की जगह पे हमारा एफ एक्स है, तो हमने एफ एक्स यहाँ पे डाल दिया है, यहाँ पे एफ एक्स हो गया। इसके बाद में हमने जो है यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू भी डाल दी जो कि हमारी है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन हो गया। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने ये सोल्व कर दिया है जी ओ एफ। अब इसके बाद में नाउ लेट अस सी एफ ऑफ जी इज डिफाइंड। अब ये जो है हम ये देखना चाह रहे हैं कि भाई एफ ऑफ जी डिफाइन है कि नहीं है, तो इसके लिए अगेन सिंस द रेंज ऑफ जी इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ, क्योंकि इसी प्रकार से सेम चीज है कि यहाँ पे जो है आपका रेंज जो है जी का वो सबसेट है डोमेन ऑफ एफ का, तो एफ ऑफ जी जो है वो डिफाइंड है, वो भी डिफाइंड है। सो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जो है वो इक्वल टू हो जाएगा एफ जी एक्स। यहाँ पे हम एफ एक्स की वैल्यू डाल देंगे, जहाँ पे हमारा एक्स की वैल्यू जो है जी एक्स से रिप्लेस हो जाएगी, तो एफ एक्स जो है वो हमारा देख सकते हैं आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो है वो हमारे जी एक्स से रिप्लेस होगी है यहाँ पे, तो यहाँ पे जी एक्स का स्क्वायर आ गया। अब जी एक्स की वैल्यू हम डाल देंगे जो कि हमारी है वन, यानी कि एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन हम डाल देंगे, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी एफ ओ जी की। सो एफ ऑफ जी एंड जी ओ एफ आर बोथ डिफाइंड बट जी ओ एफ इज नॉट इक्वल टू में एफ ऑफ जी। फॉर एग्जाम्पल जी ओ एफ वन इज नॉट इक्वल टू में जी ओ एफ वन, यानी कि एफ ऑफ जी वन। तो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि ये जो दोनों है ये चीज़ें यहाँ पे डिफाइन हो रखी हैं, पर ये दोनों सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, क्योंकि ये जो है इनकी वैल्यूज अलग अलग आती हैं। एग्जाम्पल नंबर अब 8 कंसिडर करेंगे हम। लेट ए इज इक्वल टू में 1 2 3,
बी इज इक्वल टू में पी क्यू आर एंड सी इज इक्वल टू में एक्स वाई। यहाँ पे हमें जो है यहाँ पे ले रखा है, अब लेट कर लीजिए कि फंक्शन है एक एफ जो कि हमारा ए टू बी है, यानी कि ए जो है ये सेट ए हमारा सेट बी से रिलेट कर रहा है। बी डिफाइंड बाय, और ये डिफाइन किस प्रकार से कर रखा है कि एफ ऑफ वन जो है वो इक्वल टू में पी है, एफ ऑफ टू इज इक्वल टू में पी है, एफ ऑफ थ्री इज इक्वल टू में आर है, एफ ऑफ वन पी है, एफ ऑफ टू भी पी है, एफ ऑफ थ्री जो है वो हमारा आर है। इसके बाद में बोल रहा है कि लेट कर लीजिए एक और फंक्शन हमारे पास में जो कि है जी, जो कि हमारा जो है बी से सी की ओर है, बी डिफाइंड बाय, और ये डिफाइन कर रखा है इस प्रकार से कि जी ऑफ पी जो है वो इक्वल टू में एक्स है, जी ऑफ क्यू भी इक्वल टू में वाई है, और जी और आर जो है जी ऑफ आर इज इक्वल टू में वाई है। तो हमें डिटरमाइन करना है इफ एफ ऑफ जी एंड जी ओ एफ कैन बी डिफाइन। तो हमें ये पता करना है कि भाई जी ओ एफ और एफ ऑफ जी ये क्या डिफाइन होंगे या फिर नहीं होंगे। तो इसके सोल्यूशन के लिए आप देख सकते हैं हियर डोमेन जो है एफ का, किसकी बात हो रही है अभी, डोमेन ऑफ एफ जो है वो इक्वल टू में ए है। किस केस में, एफ ऑफ जी के केस में, या फंक्शन के केस में, इस केस में आपके केस में यहाँ पे डोमेन जो है वो ए है, और इसका रेंज जो है, रेंज ऑफ एफ जो है वो हमारा आ जाएगा पी और आर, क्योंकि एफ के केस में यहाँ पे हमारा आंसर जो आ रहा है रेंज के रूप में वो पी और आर आ रहा है। हमारा कोडोमेन जो है वो बी है, तो कोडोमेन तो पी क्यू आर है, पर हमारा रेंज जो है वो पी और आर आ रहा है ओनली। तो इस प्रकार से हमारा जो है यहाँ पे रेंज जो हो गया हमारा पी आर हो गया। इसी तरीके से डोमेन जो है जी का वो इक्वल टू में बी है, यानी कि पी क्यू आर है, और इसका रेंज जो है वो हमारा जी इक्वल टू में सी है, जो कि हमारा है एक्स वाई। फॉर एफ ऑफ जी के लिए देखेंगे टू बी डिफाइन, एफ ऑफ जी को डिफाइन होने के लिए हमारे पास में क्या नेसेसरी है, इट इज नेसेसरी दैट द रेंज ऑफ जी शुड बी अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। तो एफ ऑफ जी को डिफाइन होने के लिए हमारे जी की रेंज एफ के डोमेन के इक्वल होनी चाहिए। ओके, तो जी की रेंज हमारी क्या है, तो जी की रेंज हम देखेंगे एज सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, क्योंकि हमारी जी की रेंज जो है वो सी है एक्स वाई, और ये जो है हमारा सबसेट नहीं है ए का सबसेट नहीं है, यानी कि इसके जो है डोमेन के इक्वल नहीं है, यानी कि 1 2 3 के इक्वल तो कतई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सो एफ ऑफ जी जो है कांट बी डिफाइन, तो एफ ऑफ जी जो है वो डिफाइन नहीं हो सकता है। पर अब जी ऑफ एफ के लिए देखेंगे, सिंस द रेंज ऑफ फंक्शन इज अ सबसेट, यानी कि एफ इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, यानी कि अब केस के लिए किस केस के लिए देख रहे हैं, जी ऑफ एफ के लिए। तो यहाँ पे इस केस के लिए क्या होना चाहिए कि फंक्शन जो है यानी कि एफ का फंक्शन, इसकी जो रेंज है वो हमारे जी के डोमेन के इक्वल होनी चाहिए। तो एफ की रेंज जो है वो सबसेट है जी के डोमेन के, क्यों, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे ए टू सी हो जाएगा। तो जी ओ एफ आप देखिए यहाँ पे एफ का जो डोमेन है, सॉरी यहाँ पे रेंज जो है एफ की रेंज आप देखेंगे यहाँ पे हमारी आ रही है पी और क्यू, सॉरी पी और आर, पी और आर हमारी रेंज आ रही है एफ की, और यहाँ पे हमारा जो जी का डोमेन जो है वो है हमारा बी, पी क्यू आर, तो ये इसका सबसेट है। तो इस कारण से यहाँ पे जो है हमारा जी ओ एफ जो है ये हमारा डिफाइन होगा, और ये होगा हमारा ए टू सी, और इसको हम कुछ इस प्रकार से कहेंगे कि जी ओ एफ ऑफ वन इज इक्वल टू में जी ओ जी एफ एक्स एफ वन, और यहाँ पे वन की वैल्यू जो अभी आएगी उसको सोल्व करके यहाँ पे पी डाल देंगे, फिर जी ऑफ पी जो है हमारी आंसर आ जाएगा। उस हिसाब से हम यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है एक्स एक्स वाई, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। देयरफॉर जी ऑफ एफ इज सब्जेक्टिव, नोट दैट जी इज ऑल्सो सब्जेक्टिव। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जी ओ एफ जो है हमारा यहाँ पे सब्जेक्टिव है, और यहाँ पे आप ये भी नोट करेंगे कि नोट दैट जी इज ऑल्सो सब्जेक्टिव। तो अगर हमारा जी सब्जेक्टिव है तो हमारा जी ओ एफ भी सब्जेक्टिव है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे रिमार्क 7 आ रहा है, यहाँ पे रिमार्क 7, नोट दैट फॉर जी ऑफ एफ टू बी डिफाइंड ऑल वी नीड इज दैट रेंज ऑफ एफ जो है इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। तो बस इतना ही चाहिए होता है, इतनी सी कंडीशन होती है जी ऑफ एफ को डिफाइन होने के लिए कि एफ का रेंज जो है वो हमारे जी के डोमेन का सबसेट हो, बस इतनी सी कंडीशन होती है। दस कोडोमेन ऑफ एफ नीड नॉट बी द सेम एज डोमेन ऑफ जी। तो यानी कि इसका मतलब यह है कि कोडोमेन जो है एफ का, उसका कोई मतलब नहीं होता है कि वो डोमेन के इक्वल हो या फिर उससे बड़ा हो, उससे कंडीशन नहीं है। हमारी रेंज जो है वो देखेंगे हम, फंक्शन की रेंज जो है वो हमारे जो है डोमेन के जो है उसके बिलोंग करनी चाहिए, उसका सबसेट होना चाहिए। सो लेट अस फॉर्मली डिफाइन द ऑपरेशन ऑफ कंपोजिशन नाउ। अब जो है हम इसकी डेफिनेशन बताएंगे कंपोजिशन के फंक्शन की। डेफिनेशन, लेट एफ इज इक्वल टू में ए टू बी, यानी कि एक फंक्शन है एफ वो हमारा ए टू बी है, और जी जो है हमारा फंक्शन वो है सी टू डी, वह बी टू फंक्शंस सच दैट उसकी रेंज जो है, रेंज ऑफ एफ जो है वो सबसेट है सी का। इस प्रकार से है कि ये इस
केस के लिए यहाँ पे हमारा जो रेंज ऑफ एफ जो है वो सबसेट है हमारा सी का। देन द कंपोजिशन ऑफ जी एंड एफ इज द फंक्शन जी ओ एफ ए टू डी सच दैट जी ओ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू में जी एफ ए। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम जो है कंपोजिशन फंक्शन को यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं। नाउ फॉर सम एक्सरसाइजेज ऑन द कंपोजिशन फंक्शन। अब जो है हम यहाँ पे थोड़ी सी कंपोजिशन फंक्शन की एक्सरसाइजेज जो है यहाँ पे आ रही है, तो इसको करेंगे। तो आप एक बार इसको ट्राई कर लीजिए, फिर हम इस पे आते हैं। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 14 पे आते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स बोथ एफ एंड जी आर फंक्शंस फ्रॉम आर टू आर, डिफाइन एफ ऑफ जी एंड जी ओ एफ। तो इन दोनों केसेस के लिए यहाँ पे दो ऑप्शन दे रखे हैं हमें। इन दोनों केसेस के लिए यहाँ पे हमारा जो फंक्शन जो है जी ओ एफ, ये दोनों हमारे आर टू आर फंक्शन है, यानी कि इसका जो डोमेन है और उसका जो कोडोमेन है दोनों आर हैं। और इन दोनों केसेस के लिए हमें ये बताना है कि एफ ऑफ जी है और जी ऑफ एफ जो है वो क्या होंगे, ये दोनों बताने हैं हमें। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 14 के आंसर पे आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट का आंसर जो होगा वो हम देख रहे हैं कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के लिए। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जो है एफ ओ जी एक्स, इसमें हम क्या करेंगे, ओ की जगह पे इसके ब्रैकेट लगा देंगे। तो हम लिखेंगे एफ ब्रैकेट में जी ऑफ एक्स। अब जी ऑफ एक्स की वैल्यू जो है हमारी है एक्स प्लस 5। इसके बाद में हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो डाल देंगे, तो वो हमारी हो जाएगी 5x जो है हमारी वैल्यू है, तो x की जगह पे हमारा आ जाएगा x प्लस 5। तो ये हमारी जो है g ऑफ f यानी कि f ऑफ g की वैल्यू आ जाएगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अब इस केस के लिए हम देखेंगे, दूसरे केस के लिए g ऑफ f ऑफ x की वैल्यू निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, g ब्रैकेट में डालेंगे f ऑफ x और इधर f ऑफ x की वैल्यू डाल देंगे जो कि हमारी है 5x। अब जो है हम g ऑफ x की वैल्यू डालेंगे जो कि है हमारी 5x प्लस 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू जो है वो हमारी 5x है, तो उस कारण से यहाँ पे हमारी x की वैल्यू की जगह पे हमारा 5x प्लस 5 आ गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये जी ओ एफ ऑफ एक्स की है। तो यहाँ पे ये x की वैल्यू जो है वो r से बिलोंग करेगी, तो हर किसी वैल्यू के लिए जो है सेम रहेगा। इसके बाद में हम सेकंड के लिए जाएंगे। सेकंड पे हम देखेंगे एफ ऑफ जी जो है वो हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू में x एंड जी एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारा हो जाएगा x। इस तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे, नोट दैट जी ओ एफ ओ जी एंड जी ओ एफ इन सेकेंड बट नॉट इन फर्स्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा फोग और गोफ है, जो ये दोनों वैल्यू जो है ये हमारे सेकंड केस में सेम है पर फर्स्ट केस में सेम नहीं है। तो ये चीज़ होती है, कभी कभी ये मे नॉट भी सेम है और कभी कभी सेम भी हो सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन की क्या कंडीशन दे रखी है। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 15 पे आते हैं। गिव एन एग्जाम्पल विद जस्टिफिकेशन ऑफ फंक्शंस एफ एंड जी सच दैट नाइदर एफ ऑफ जी एंड जी ओ एफ आर डिफाइंड। तो हमें ऐसे एग्जाम्पल देने हैं विद जस्टिफिकेशन जिसमें जो है एफ ऑफ जी जो है वो जी और एफ जो है वो दोनों ही जो है डिफाइन नहीं है। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 15 के आंसर पे आते हैं। देयर आर सेवरल एग्जाम्पल्स, वन इज़ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं ऐसे जिसमें एफ और जी जो है वो डिफाइन है पर एफ ओ जी और जी और एफ जो है वो डिफाइन नहीं है। जैसे कि इस केस में देख सकते हैं कि डेफिनेशन क्या है कि f जो है वो दे रखा है हमारा नेचुरल नंबर से इंटीजर्स के ऊपर ये रिलेशन है। इसमें क्या है n एफ एन जो दे रखा है वो इक्वल टू में दे रखा है माइनस एन, तो माइनस यानी कि उसकी वैल्यू जो है नेगेटिव हो जा रही है। इसी तरीके से हमें जी भी दे रखा है, जी जो है वो n से q की ओर है, यहाँ पे हमारा जी ऑफ n जो है वो 1/n हो गया है। इस तरीके से यहाँ पे हमें दिखा रखा है। द रेंज जो है देन रेंज f इज इक्वल टू में दिस। तो f की जो रेंज होगी वो ये हो जाएगी इस केस में, जो कि हमारा जो है n की रेंज नहीं है, यानी कि हमारे g के डोमेन की रेंज नहीं है, इज इक्वल टू में डोमेन ऑफ g। तो f की जो रेंज है वो हमारा d के डोमेन का सबसेट नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि रेंज जो है, और यहाँ पे आप देखेंगे g की जो रेंज है वो हमारे f के डोमेन का नहीं है सबसेट। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ना ये जी ओ एफ बन सकता है ना ये एफ ऑफ जी बन सकता है, क्योंकि इस केस में क्या होना चाहिए कि f का जो हमारा रेंज है वो हमारे g का डोमेन होना चाहिए, यानी कि उसका सबसेट होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे ये दोनों केसेस यहाँ पे अप्लाई नहीं होते, और ये ना तो ये एफ ऑफ जी है ना जी ओ एफ है। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 16 पे आते हैं। लेट एफ इज इक्वल टू में ए टू बी, यानी कि हमने एक ऐसा फंक्शन मान लिया है जो ए टू बी है, एंड जी इज इक्वल टू में सी टू डी विथ बी इज द सबसेट ऑफ सी बी टू फंक्शंस। तो इस तरीके से हमने मान लिया कि ये जो दो फंक्शन है हमारे, जिसमें हमें एफ दे रखा है ए टू बी एंड जी दे रखा है जो फंक्शन है वो सी टू डी है, और यहाँ पे हमें बता रखा है कि बी जो है वो सबसेट है सी का, यानी कि क्या कह रहा है कि ए एफ की रेंज जो है वो हमारे जी के डोमेन का सबसेट है। ये चीज़ यहाँ पे ये कह रहा है। विच इज़ द फॉलोइंग
स्टेटमेंट आर ट्रू। तो ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगी, और गिव रीज़न फॉर योर आंसर, और अपने आंसर के लिए जो है रीज़न भी दीजिए कि वो क्यों होगी, सही होगी तो क्यों होगी। तो इधर फर्स्ट केस दे रखा है कि यहाँ पे ये दे रखा है रेंज जो है जी की, यानी कि इसकी रेंज जो है वो एक सब यानी कि सुपर सेट है रेंज ऑफ जी ओ एफ। अगर हम जी ओ एफ की रेंज देखें तो उसका जो सुपर सेट है वो है इसका। अब इसी तरीके से यहाँ पे बोल रखा है कि रेंज ऑफ जी जो है वो इक्वल टू में रेंज ऑफ जी ओ एफ है। इसके बाद में इधर रखा है इफ़ एन इज इंजेक्टिव सो इज जी ओ एफ। तो इसका बताना है कि अगर एफ जो है इंजेक्टिव है तो जी ओ एफ भी हमारा इंजेक्टिव होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो क्यों होगा। और ऐसे ही बोल रखा है कि जी इज सर्जेक्टिव सो इज जी ओ एफ। तो ये चीज़ हमें जो है बतानी है। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 16 के आंसर पे आते हैं। जी ओ एफ जो दे रखा है हमें वो दे रखा सच दैट ए इज़ टू बी, यानी कि ए जो है ए जी ओ एफ जो है वो हमारा सेट ए से सेट डी की ओर जो है वो रिलेशन में है। अब इसके फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो है ट्रू, कि ये सत्य है, बिकॉज इफ़ वाई इज बिलोंग्स टू जी ओ एफ, अगर वाई जो है हमारा वो रेंज ऑफ जी ओ एफ से बिलोंग करता है, देन देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट जी ओ एफ इज इक्वल टू में वाई। तो यानी कि यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट x जो है वो बिलोंग करेगा a से, जो कि हमारा जो है जी ओ एफ वाई इक्वल टू हो जाएगा। दिस मीन्स दैट जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में वाई, विच शोज दैट y बिलोंग्स टू रेंज ऑफ g। सो रेंज जी ओ एफ इज द सबसेट ऑफ रेंज g। तो ये कहना क्या चाहता है कि इसमें देखिए आप कि अगर y जो है हमारा वो हमारे रेंज ऑफ जी ओ एफ से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि एक ऐसा एलिमेंट होगा कि x जो है एलिमेंट जो कि हमारे सेट ए से बिलोंग करेगा, जो हमें जो है जी यू एफ वाई देगा। कहने का मतलब ये है कि अगर y हमारा हमारे रेंज से बिलोंग कर रहा है, जी यू एफ के रेंज से बिलोंग कर रहा है, तो हमारे सेट यानी कि इसके डोमेन के पास में एक ऐसा एलिमेंट x होगा जो हमें वो रेंज दे रहा है। तो यही चीज़ बोल रहा है यहाँ पे कि वो होगा x एलिमेंट है वो, और वो हमारे y एलिमेंट देगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो जी एफ ओ यानी कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स है वो इक्वल टू में y हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया विच शोज दैट y बिलोंग्स टू रेंज ऑफ g, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो y जो है वो हमारे g की रेंज से भी बिलोंग कर रहा है। तो इसी कारणवश ये जो बोल रहा है कि रेंज ऑफ जी ओ एफ जो होता है वो सबसेट है रेंज ऑफ g के। इसके बाद में हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट का आंसर है फॉल्स, बिकॉज फॉर एग्जांपल टेक एफ सच दैट एन टू जेड एंड एफ ऑफ एन इज इक्वल टू में माइनस एन, एंड जी जो दे रखा है वो जेड टू जेड दे रखा है, जैसे कि जी ऑफ जेड जो है इज इक्वल टू में जेड स्क्वायर हो गया। देन जी ओ एफ जो है वो हमारा एन टू जेड हो जाएगा, वहाँ पे हमारा जी ओ एफ जो है वो हो जाएगा जी ऑफ एफ और एन इज इक्वल टू में हो जाएगा एन स्क्वायर। सो जीरो बिलोंग्स टू रेंज ऑफ जी, बट जीरो डजंट बिलोंग्स टू रेंज ऑफ जी ऑफ एफ। तो ये कहना क्या चाह रहा है कि इस तरीके से हमारा जो रेंज जो होगा रेंज ऑफ जी जो है वो इज़ नॉट इक्वल टू में हो जाएगा रेंज ऑफ जी ओ एफ। यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे जो रेंज है जी की वो हमेशा जो है रेंज ऑफ जी ओ एफ के इक्वल हो, वो सबसेट हो सकती है, यानी कि सबसेट का ही दे रखा है कि सबसेट होनी चाहिए। इक्वल टू होना कुछ कुछ केसेस में ज़रूरी यानी कि हो जाती है, और कुछ कुछ केसेस में हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर जो है ये वाला फॉल्स है। इसके बाद में हमारा आता है थर्ड पार्ट जो कि है फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल टेक एफ जो है वो इक्वल टू में है जेड टू जेड। यहाँ पे आप देखेंगे कि एफ ऑफ जेड जो है वो इक्वल टू में हो जाएगा माइनस जेड, एंड जी एज इन सेकेंड अबव। तो जी जो होगा उसी तरीके से सेकेंड के हिसाब से है। तो हेयर चेक दैट एफ इज़ 1 1 बट जी ओ एफ इज़ नॉट। तो ये कह रहा है कि अगर आप ये लें एक ऐसा फंक्शन है जो z टू z है f, और उसकी वैल्यू जो है वो इस तरीके से दे रखी है एफ जेड इज इक्वल टू में -1। तो यहाँ पे आप देखेंगे f जो है वो तो 1 to 1 है, पर इसमें जो सेकंड केस है g जो है वो g के हिसाब से यहाँ पे है, इसके हिसाब से जो g हमें दे रखा है कि z टू z यानी कि z स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमारा f तो 1 to 1 है, पर हमारा g जो है वो 1 to 1 नहीं है। तो इस वजह से हमारा जी ओ एफ जो है वो 1 to 1 नहीं होगा। पर अगर हमारा जो है जी जो है 1 to 1 है तो हमारा जी ओ एफ 1 to 1 हो सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम देखेंगे कि फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन भी क्या है हमारा फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्टिव की बात की गई। अब तो सब्जेक्टिव बोलेंगे फॉर एग्जांपल टेक एफ इजिकल टू में एन टू जेड, और यहाँ पे एफ एन की वैल्यू जो है हमारे दे रखी है -1। उसी तरीके से हमारा जो जी जो है वो हमें दे रखा है यहाँ पे आर टू आर, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू जो है हमें दे रखी है x+5। ये हमने मान लिया है, यानी कि अज्यूम किया, ऐसा आप कोई सा भी अज्यूम कर सकते हैं। देन चेक दैट जी इज सर्जेक्टिव। यहाँ पे आप चेक करिए कि सी जो है सर्जेक्टिव है, बट जी ओ एफ जो है वो हमारा जो है एन टू आर है, और ये जो है इसके हिसाब से ये है, तो ये सर्जेक्टिव नहीं है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। वाइल डूइंग इक्वेशन 16, यानी कि ये वाली एक्सरसाइज 16 करते हुए हमें क्या देखा, अ क्वेश्चन में हैव राइजन इन योर माइंड अबाउट वेदर द
whether there is an other kind of relationship between the properties of GOF and thus those ऑफ एफ एन जी। तो ये बोल रहा है कि आपको ये जो है क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि एक्सरसाइज 16 करते हुए, क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत सारे रिलेशन देखे कि ये जो है जी उसका सबसेट हो सकता है, ये नहीं हो सकता, इंजेक्टिव का भी देखा, सब्जेक्टिव का भी देखा। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि आपके दिमाग में कुछ और क्वेश्चन निकले होंगे कि क्या जी ओ एफ और एफ ऑफ जी के बीच में कुछ और रिलेशन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, वट कैन वी एक्सपेक्ट इफ जी ओ एफ इज़ 1 1 और इज़ ऑन 1 1 यानी कि ऑन 2। अगर जी ओ एफ जो है हमारा 1 1 या फिर ऑन 2 है तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या रिलेशनशिप निकलेगा। इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग थ्योरम। तो इसी बारे में हम जो है यहाँ पे एक थ्योरम दे रखी है जो कि हमारी थ्योरम नंबर 1। लेट एफ इज इक्वल टू में ए टू बी एंड जी इज इक्वल टू में सी टू डी बी टू फंक्शन सच दैट एफ ओ जी इज डिफाइंड दैट देन डिफाइंड, यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमें दो फंक्शन दे रखे हैं, एफ दे रखा है और जी दे रखा है, और ये दोनों फंक्शन जो है वो हमें जी ओ एफ बना रहे हैं मिलके, और जी ओ एफ जो है हमारा वो डिफाइंड है। तो इस केस में क्या होगा, फर्स्ट हमारा पार्ट है इफ़ जी ओ एफ इज़ इंजेक्टिव। अगर जी ओ एफ जो है वो हमारा इंजेक्टिव है तो हमारा जो ये है ये एफ जो है सो इज़ एफ, तो एफ भी जो है हमारा इंजेक्टिव है। तो अगर हमारा एफ जो जी ओ एफ 1 1 है तो एफ जो है हमारा वो भी 1 1 है। इसी तरीके से सेकंड केस में इफ़ जी ओ एफ इज सब्जेक्टिव सो इज़ जी, तो हमारा अगर जी ओ एफ ऑन टू है तो हमारा जी भी ऑन टू हो जाएगा। अब ये हमें प्रूफ करना है, प्रूफ नोट दैट जी ओ एफ एंड इज फ्रॉम ए टू डी एंड जी ओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में जी ऑफ एफ एक्स। तो ये हो जाएगा इस तरीके से, आप देखेंगे। लेट अस प्रूफ फर्स्ट, तो हम सबसे पहले फर्स्ट को प्रूफ करेंगे। वी आर गोइंग गिविंग दैट जी ऑफ एफ इज इक्वल टू में 1 1, तो जी ऑफ जो है यहाँ पे हमें 1 1 दे रखा है। टू शो दैट एफ इज इंजेक्टिव लेट ए इज एन ए टू, ए वन एंड ए टू बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ पे हमने ये शो करने के लिए क्या लेट कर लिया कि ए वन और ए टू जो है वो हमारे ए से बिलोंग कर रहे हैं, सच दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू में एफ ऑफ ए टू, एफ ऑफ ए वन इज इक्वल टू में एफ ऑफ ए टू, ये दे रखा है। देन जी ऑफ एफ ऑफ ए वन इज इक्वल टू में जी ऑफ एफ ऑफ ए टू एज वेल एज जी इज़ वेल डिफाइंड, जिस तरीके से यहाँ पे जी जो है वो वेल डिफाइंड है। अब यहाँ पे देखेंगे सो जी ऑफ एफ वन इज इक्वल टू में जी ऑफ एफ टू, ये भी हो जाए सॉरी जी ऑफ एफ जी ओ एफ ऑफ ए वन इज इक्वल टू में जी ऑफ एफ ऑफ ए टू। दिस implies that a1 is equal to a2 since g of f is injective. So we have shown that f of a1 is equal to f of a2 implies that a1 is equal to a2, that is f is injective. तो यहाँ पे हमने क्या किया ये समझिए आप कि यहाँ पे हमने देखा कि जी ओ एफ जो है यहाँ पे हमें दे रखा था कि ये 1 1 है। टू शो दैट एफ, अगर एफ जो है हमारा वो इंजेक्टिव है तो उस केस के लिए हमें क्या होगा कि ये हो जाएगा कि एफ ऑफ ए वन जो होगा वो इक्वल टू में एफ ऑफ ए टू होगा, ये चीज़ है। अब अगर एफ ऑफ ए वन इक्वल टू में एफ ऑफ ए टू होगा तो हम इसको जी में डाल देते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ ए वन इक्वल टू में जी ऑफ एफ ऑफ ए टू होना चाहिए। और ये क्या होता है, ये जी ओ एफ होता है ए वन एंड जी ओ एफ ए टू, यानी कि ये हमारा जो है कंपोजिशन फंक्शन हो जाता है दोनों। और हमें ये बता रखा है कि जी ओ एफ जो है वो हमारा 1 1 है, तो अगर 1 1 है तो यहाँ पे हमारा इस केस में ए वन जो होगा इक्वल टू में ए टू होगा। तो कहने का मतलब ये है क्योंकि ये ए वन जो है वो इक्वल टू में ए टू है तो इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ ए वन जो है हमारा वो भी एफ ऑफ ए टू है। तो इस तरीके से हमारा जो फंक्शन जो है वो भी 1 1 हमारा प्रूफ हो गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने इंजेक्टिव प्रूफ कर दिया। नाउ लेट अस प्रूव सेकंड, अब सेकंड को भी इसी तरीके से प्रूफ करेंगे। हियर वी आर गोइंग टू गिविंग दैट जी ओ एफ इज ऑन टू है ये। टू शो दैट जी इज ऑन टू लेट डी बिलोंग्स टू डी, तो हमारा ये मान लिया कि हमारा जो डी है वो हमारे सेट डी से बिलोंग कर रहा है। सिंस जी ओ एफ इज सब्जेक्टिव देयर इज ए बिलोंग्स टू ए सच दैट जी ओ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू में डी। तो यहाँ पे बोल रहा है कि सिंस जी ओ एफ जो है वो हमारा सब्जेक्टिव है तो यहाँ पे कोई एक ऐसा एलिमेंट ए जो है वो हमारे सेट ए से बिलोंग करेगा जिससे कि हम ये बोल सकते हैं कि जी ओ एफ ऑफ ए जो होगा हमारा वो इक्वल टू में डी हो जाएगा। This means that g of f of a is equal to d. Thus, given any d belongs to d, there exists f of a belongs to c with g of f of a is equal to d, which shows that g is subjective. तो अब इसको समझिए कि ये क्या कह रहा है। तो हमने यहाँ पे मान लिया कि जी जो है वो ऑन टू है, आपको 1 1 और ऑन टू तो पता ही है। ऑन टू का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो है सारे एलिमेंट जो है यानी कि सबसेट जो है वो इक्वल टू में हो गया हमारा, सॉरी कोडोमेन जो है वो हमारा इक्वल टू हो गया रेंज के, यानी कि हमारे कोडोमेन के सारे एलिमेंट जो है वो रेंज में आ रहे हैं। तो ये है हमारा जी ओ एफ। सो जी जो है हमें ये जी जो है ऑन टू प्रूफ करना है। तो हमने मान लिया कि एक एलिमेंट जो डी है वो हमारा जो है सेट डी से बिलोंग कर रहा है।
तो इस केस में क्या होगा, सिंस जी ओ एफ जो सब्जेक्टिव है, तो यहाँ पे ऐसा एलिमेंट ए है सच दैट कि हमारा जी ओ एफ जो है वो इक्वल टू में डी आ रहा है, यानी कि हमारा एक एलिमेंट ए ऐसा है जो कि हमें जो है हमारी रेंज से एक एलिमेंट दे रहा है, जी ओ एफ का जो आंसर आ रहा है, रेंज जो आ रही है वो हमें उसका एक एलिमेंट जो है डी दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो है जी ऑफ ए जो है वो इक्वल टू में डी दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट है कि डी जो हमारा सेट डी से बिलोंग कर रहा है। तो अगर ऐसा एलिमेंट है जो डी से बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट है एफ ऑफ ए में जो कि हमारा जो है एफ ऑफ ए सी से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जी ओ एफ जो है वो इक्वल टू में डी से बिलोंग कर रहा है, विच शोज दैट जी इज सब्जेक्टिव। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे जो है हमारा जो यहाँ पे दे रखा था, इस केस में हमने ए माना था, तो यहाँ पे हमारे ए की जगह जो है वो हमारे एफ ऑफ ए ने पूरी तरीके से कंप्लीटली जो है ऑक्यूपाई कर लिया है। तो ये कह रहा है कि जी ऑफ सी जो है, जी ऑफ सी वो हमारा जो है यानी कि जी ऑफ, इसको सी मान लीजिए, इक्वल टू में डी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सब्जेक्टिव है, यानी कि हमारा सी यानी कि जो हमारा डोमेन होगा सी, उसके कोई सा भी डोमेन होगा तो उसकी वैल्यू जो आएगी, कोई सी भी वैल्यू होगी वो हमारे डी हो सकती है। तो इस तरीके से हमारा जो है जी भी वो सब्जेक्टिव हो गया है। In the theorem above, did you notice that when g of f is injective, we have not said anything about the injectivity of g? तो आपने ये देखा कि हमने जो जी ओ एफ था जब इंजेक्टिव था तो हमने जी की इंजेक्टिविटी के बारे में कुछ नहीं कहा, हमने एफ की इंजेक्टिविटी के बारे में कहा था, यानी कि 1 1 के बारे में। डू यू एक्सपेक्ट जी टू बी इंजेक्टिव? फॉर एग्जाम्पल इफ एफ इज दे रखा है एन टू आर, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू में रूट एन एंड जी इज इक्वल टू में आर टू आर सच दैट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर, देन जी ओ एफ जो है वो हमारा हो जाएगा जेड टू आर जी ऑफ एफ ऑफ एन इज इक्वल टू में एन, सो जी ओ एफ इज 1 1 बट जी इज नॉट वाई। तो ये यहाँ पे ये देखोगे कि आप जी ओ एफ जो है वो तो 1 1 है पर जी 1 1 नहीं है, तो ये ऐसा क्यों है? वी नाउ कम टू अ theorem which shows us that the identity function behaves like the number 1 belongs to R does no for multiplication। तो आइडेंटिटी फंक्शन यहाँ पे बोल रहा है कि इसमें आप देखेंगे कि आइडेंटिटी फंक्शन जो होता है वो उसी तरीके से बिहेव करता है जिस तरीके से मल्टीप्लिकेशन बिहेव करता है 1 के लिए, 1 के केस में। That is, if we take the composition of any function f with a suitable identity function, see example number 4, we get the same function f। तो ये कहने का क्या कह रहा है कि अगर हम कोई सा भी एक ऐसा suitable identity function ले किसी भी केस के लिए, तो हमारा जो आंसर जो आएगा, कंपोजिशन का आंसर जो आएगा वो हमारा सेम रहेगा फंक्शन f। तो यहाँ पे हमारी आती है थ्योरम नंबर 2, लेट a एंड b बी सेट्स। तो अब हम जो है दो सेट्स ले लेते हैं a और b को। फर्स्ट है फॉर एनी फंक्शन f जो है वो इक्वल टू में है a टू a, यानी कि a से a की ओर बिलोंग कर रहा है f। तो यहाँ पे हमें दे रखा है f o आइडेंटिटी फंक्शन इज इक्वल टू में i o f इज इक्वल टू में f। तो यानी कि इस केस में ये जो है आइडेंटिटी फंक्शन का कंपोजिशन अगर हम f के साथ में करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो f ही आएगा। इसके बाद में हमारा सेकंड ऑप्शन है, उसमें दे रखा है फॉर एनी फंक्शन g जो है वो b टू a है, तो यहाँ पे i a o g इज इक्वल टू में हो जाएगा g, और i a o b सॉरी जी ओ आई बी इज इक्वल टू में जी हो जाएगा। तो इस केस में आप देखेंगे कि यहाँ पे आइडेंटिटी फंक्शन जो है पहले केस में हमने जो सेट लिया था वो ए टू ए था, यानी कि सेम सेट के बीच में था, तो उसके में ये यहाँ पे आइडेंटिटी फंक्शन जो है वो ए ही है और ये जो है इक्वल टू आ रहे हैं। पर सेकंड केस में हमारा बी टू ए है, तो दो अलग अलग आइडेंटिटी फंक्शन जो है यहाँ पे हमें देखने को मिले हैं कि हमारा जो पहले में था आई ऑफ ए वो तो हमारा जी होगा और सेकेंड में जी ओ आई बी वो होगा हमारा जी। तो अब इसको प्रूफ करने के लिए हम प्रूफ पे आएंगे। वी शैल प्रूफ फर्स्ट हेयर एंड लीव द प्रूफ ऑफ सेकंड टू यू, सी एग्जांपल नंबर एक्सरसाइज नंबर 17। तो 17 एक्सरसाइज जो है उसमें हम जो है इसका सेकंड पार्ट को प्रूफ करेंगे। तो पहले जो है फर्स्ट पार्ट है उसको देख लेते हैं। सिंस बोथ एफ एंड आई ए आर डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए, क्योंकि दोनों f जो है और आई ए जो है वो a टू a से डिफाइन हो रखे हैं, बोथ द कंपोजिशंस f ऑफ a एंड आई ए ओ एफ आर डिफाइंड। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है आई, क्योंकि f ऑफ a और आई ओ ए दोनों a से बिलोंग कर रहे हैं, तो यानी कि ये दोनों डिफाइंड है, क्योंकि इसमें जो है उनकी रेंज और जो डोमेन जो होगा वो जो है सबसेट हो सकते हैं, तो होंगे यानी कि होंगे वो तो इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे कि मोर ओवर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी कि सारे ऐसे एलिमेंट जो ए से बिलोंग कर रहे हैं उनके लिए एफ ऑफ आई ए जो होगा ऑफ एक्स इज इक्वल टू में हो जाएगा एफ ऑफ आई ए एक्स। तो आई ए एक्स जो होगा वो इज इक्वल टू में एक्स हो जाएगा, जो कि हमारा एलिमेंट जो है ए से बिलोंग कर रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारा एफ ऑफ ए जो हो जाएगा वो इक्वल टू में हो जाएगा एफ, यानी कि ये जो है सिंपली एफ हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे कि आप ये आई ए ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल टू में हो जाएगा एफ ऑफ
आई ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो है उसकी रेंज देखिए आप, उसकी रेंज जो है वो भी हमारा जो है ए सेट से बिलोंग कर रही है, यानी कि ये जो है एलिमेंट हो जाएगा ए का। तो एक्स आई ए ऑफ एक्स जो है वो हमारा एलिमेंट किसका हो जाएगा, उसका। तो इस तरीके से एलिमेंट जो है तो इसके हिसाब से एलिमेंट की वैल्यू आता है, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। और अगर एफ ऑफ एक्स हमारा आ रहा है तो इस तरीके से हमारा जो है आंसर हमें पता चलेगा कि अगर आई ए ऑफ एफ एफ है तो इसका भी आंसर हमारा जो है एफ ही आएगा। टू कंप्लीट द प्रूफ ऑफ थ्योरम टू ट्राई द नेक्स्ट सेट ऑफ एक्सरसाइज। तो जो सेकंड हमारा जो थ्योरम थी उसका सेट को पूरा करने के लिए बोल रहा है कि आपको जो है यहाँ पे एक्सरसाइज जो दे रखी है उसको करना होगा। तो हमारी इसके बाद में आएगी एक्सरसाइज नंबर 17। तो पहले आप इसको एक बार ट्राई कर लीजिए, फिर हम इस पर आते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज 17 पे आते हैं। प्रूव थ्योरम 2 का सेकंड पार्ट। तो सेकंड का थ्योरम 2 का हमें सेकंड पार्ट जो है प्रूव करना है। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 17 के आंसर पे आते हैं। नोट दैट आई बी इज़ फ्रॉम बी टू बी एंड जी जो है फंक्शन वो भी हमारा जो है बी टू ए है और आई ए जो है वो ए टू ए है। ये तीन चीज़ें हमें जो है यहाँ पे नोट करने वाली है। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि आई ए ओ जी जो है वो और जी ओ आई बी जो है वो दोनों जो है वेल डिफाइंड रहेंगे। तो यानी कि ये जो दोनों हैं कंपोजिशंस ये दोनों पॉसिबल हैं। तो इसके हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद में हमारा क्या है यहाँ पे कि आई ए ओ जी ओ जो है वो हमारा है बी टू ए और इसी तरीके से जी ओ आई बी जो है वो भी हमारा बी टू ए है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आई ओ यानी कि आई ए जी बी इज इक्वल टू में हो जाएगा जी बी फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू ए। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए के लिए तो ये जो है सेम ग्रुप से यानी कि ए से तो ए से बिलोंग कर रहा है तो सेम है, आइडेंटिकल फंक्शन है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है ये जी के ऊपर डिपेंड कर रहा है पूरी तरीके से। उसी तरीके से यहाँ पे आई बी के लिए भी वैसे सेम टू सेम ये जो है जी की तरफ से ही बिलोंग यानी कि वो कर रहा है। यानी कि सिंपल जो पहले वाला केस था हमारा उसी के जैसा होता है। बस इसमें यह है कि इसको जो है डिफ़ाइन करने के लिए, क्योंकि फंक्शन जो यहाँ पे दे रखा है यानी कि कंपोजिशन को डिफ़ाइन करने के लिए जो कंडीशंस है हमारी वो फुलफ़िल होनी चाहिए, तो वो फुलफ़िल हो रही है यहाँ पे हमारी। यहाँ पे जो है यानी कि जी की जो रेंज है वो ए के आई ए के डोमेन से बिलोंग करनी चाहिए। तो जी की जो रेंज है वो ए है तो ये आई ए यानी कि इसके डोमेन से बिलोंग कर रही है जो कि ये है। तो यानी कि ये इस तरीके से यहाँ पे कंडीशंस फुलफ़िल हो रही है और बाकी सारा ये सेम टू सेम है। तो हैंस द रिज़ल्ट जो है वो हमारा निकल जाएगा। तो चलिए अब एक्सरसाइज 18 पे आते हैं। शो डैट इफ़ एफ एंड जी टू फंक्शंस सच दैट एफ ऑफ जी इज़ ऑन टू देन जी नीड नॉट बी ऑन टू। तो हमें ये दिखाना है कि अगर एफ और जी जो है वो दो फंक्शन है और एफ यानी कि एफ और जी दो फंक्शन है और एफ ओ जी जो है वो ऑन टू है। तो यहाँ पे दिखाना है कि जी जो है वो ऑन टू नीड नॉट बी यानी कि उसको ज़रूरत नहीं है कि वो ऑन टू हो। जी जो है यानी कि ऑन टू नहीं रहेगा, ये बोल रहा है सिंपल से। तो चलिए अब एक्सरसाइज 18 के आंसर पे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन एग्जाम्पल नंबर 8 जो हमने किया था उसमें आप देख सकते हैं कि जी ओ एफ जो है इज़ ऑन टू, जो जी ओ एफ है वो ऑन टू है, पर एफ जो है एफ इज़ नॉट, एफ ऑन टू नहीं है। यू कैन फाइंड सेवरल अदर एग्जाम्पल्स। तो इस तरीके से आप सेवरल अदर एग्जाम्पल जो है वो देख सकते हैं। ये सिंपली ये क्या कह रहा है कि एग्जाम्पल नंबर 8, तो एग्जाम्पल नंबर 8 देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल नंबर 8 देख लीजिए। यहाँ पे ये 3 सेट दे रखे हैं। यहाँ पे अभी दे रखा है कि एफ ऑफ ए, ये दे रखा है एफ जो है वो ए टू बी है और जी जो है वो बी टू सी है। तो इस तरीके से यहाँ पे दे रखा है दो फंक्शन एफ ऑफ जी और जी और एफ। अभी हम एफ ऑफ जी के बारे में देख रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे नीचे आके ये देखिए तो एफ ऑफ जी और एफ जो है वो यहाँ पे सब्जेक्टिव है, तो जी जो है वो भी सब्जेक्टिव हो जाता है, जी सब्जेक्टिव हो जाता है। पर यहाँ पे हम सब्जेक्टिव की बात नहीं कर रहे हैं, हम इंजेक्टिव की बात कर रहे हैं। तो इंजेक्टिव जो होता है वो एफ होता है इस केस में। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। While doing exercise number 17, did you note why IA was used in the first equality and IB in the second equality? तो ये मैंने बताया कि ये क्यों हुआ था, क्योंकि उसको सेटिस्फाई करना था जो हमारे जो है प्रॉब्लम्स थी और यानी कि सिचुएशंस थी उसको सेटिस्फाई करना था, उसके लिए यहाँ पे हुआ था। दिस इज़ वट वी मेंट व्हेन वी सेड सुटेबल आइडेंटिटी फंक्शन अर्लियर। इसीलिए जो है हमने सुटेबल आइडेंटिटी फंक्शन कहा था, तो इसलिए कहा था क्योंकि वो जो है सेटिस्फाई करना चाहिए कंडीशन जो थी हमारी उसको। We need to pick the identity function of the set that allows the composition concerned to the definition। तो हमें जो है वही आइडेंटिटी फंक्शन जो है पिक करना होता है सेट में से, वही सेट का आइडेंटिटी फंक्शन पिक करना होता है जो है हमें जो है यानी कि कंपोजिशन को जो है सेटिस्फाई कर पाए। नाउ इन द केस ऑफ द सेट ऑफ नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स आर स्टार, यू नो दैट गिवन एक्स बिलोंग्स टू आर स्टार such that there exist y belongs to r star such that x y is equal to में 1। तो ये बोल रहा है कि नाउ अब हम कंसिडर करते देखते हैं कि इन द केस ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर के केस में आर स्टार जो है आर स्टार होता है
नॉन ज़ीरो रियल नंबर, तो इस केस में आप देखेंगे यू नो दैट गिवन x बिलोंग्स टू आर स्टार, अगर x जो है वो आर स्टार से बिलोंग कर रहा है तो देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू आर स्टार। तो अगर x बिलोंग्स टू आर स्टार करता है तो y यानी कि एक ऐसा एलिमेंट है जो नॉन जीरो रियल नंबर के सेट से बिलोंग करेगा, सच दैट कि एक्स वाई जो है वो इक्वल टू में 1 होगा, यानी कि ऐसा एक एलिमेंट जो है वो बिलोंग करेगा। दिस नंबर y इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ x, और ये जो नंबर y है इसको हम इनवर्स बोलते हैं x का। तो यहाँ पे ये बात हो रही है। सिमिलरली वी कैन डिफाइन एन इनवर्स फंक्शन फॉर सम फंक्शन हियर इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स वी शैल कंसीडर द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो ये बोल रहा है कि इस तरीके से जो है हम किसी भी फंक्शन का जो है इन्वर्स बता सकते हैं, पर यहाँ पे अभी जो है हमने मल्टीप्लिकेशन से बताया कि यानी कि ये होना चाहिए, पर इस केस में यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के द्वारा बताएंगे कि इसका इन्वर्स क्या होगा, किसी भी सेट का जो है वो इन्वर्स क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, कंसिडर कीजिए आपका एक फंक्शन है R2R। अब एफ ऑफ एक्स जो है वो हमें दे रखा है इज इक्वल टू में x प्लस में 3। इफ़ वी डिफाइन g इज इक्वल टू में R2R, तो ये बोल रहा है कि हमने जो है एक तो एग्जांपल के लिए f जो है हमें दे रखा है R2R, f ये दे रखा है, और हमने ये डिफाइन कर दिया कि g जो है वो भी R2R है, सच दैट g ऑफ x जो है वो है हमारा x माइनस 3 ये है। तो यहाँ पे आप देखेंगे देन बोथ f ऑफ g एंड g ऑफ f आर डिफाइंड। तो अगर ये चीज़ है तो f ऑफ g और g ऑफ f जो है वो दोनों डिफाइन हो गए। तो कंडीशन आपको पता है कि क्या होनी चाहिए, कि उसका जो है रेंज जो है डोमेन से बिलोंग करनी चाहिए, यानी कि जी की रेंज जो है वो एफ़ के डोमेन से बिलोंग करनी चाहिए, तो ये कंडीशन होनी चाहिए। तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है दोनों में, तो ये जो है डिफाइन होंगे दोनों कंपोजिशंस। फर्दर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू में होता है जी ऑफ एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू में हो जाएगा दिस, और ये जब हम सोल्व करेंगे इसकी वैल्यू डालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा जो है इक्वल टू में आ जाएगा एक्स। और ये जो चीज़ है ये फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर होगी, यानी कि कोई सा भी एलिमेंट हो डोमेन से जो भी बिलोंग कर रहा है वो सारे एलिमेंट के लिए जो वैल्यू है एक्स ही आएगी, यानी कि जो एलिमेंट होगा उसी वही एलिमेंट की वैल्यू आएगी। तो हैंस यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि एफ ऑफ जी जो है वो हमारा आई आर है। यू कैन आल्सो वेरीफाई दैट जी ऑफ एफ इज आई आर। तो यहाँ पे हमने यह वेरीफाई कर दिया कि एफ ऑफ जी जो है वो हमारा आई आर है। इसी तरीके से हम जो है जी ऑफ एफ जो है उसको भी हम वेरीफाई कर सकते हैं कि वो हमारा आई आर है कि नहीं है। इन दिस केस वी कॉल जी इज द इनवर्स ऑफ एफ। तो इस केस में हम जो जी है उसको हम कहते हैं इनवर्स ऑफ एफ, यानी कि एफ का इनवर्स कहते हैं। एज यू विल सी इन द डेफिनेशन दैट फॉलोज, और ये जो है हम अपनी ये डेफिनेशन में देखेंगे जो आ रही है डेफिनेशन। लेट एफ बी द ए टू बी, यानी कि एक सेट एक फंक्शन है जो कि ए टू बी है, बी अ गिवन फंक्शन। तो ये फंक्शन मांग लिया कि हमें ये गिवन फंक्शन दे रखा है। इफ़ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन जी टू बी ए g such that b to a such that g f of g is equal to ib and g of f is ia, then g is called the inverse of f and we write is as this। तो ये क्या कह रहा है कि अगर ये जो फंक्शन है हमें दे रखा है कि f of a दे रखा है, f दे रखा है a to b, तो एक फंक्शन ऐसा एग्जिस्ट करता है कि g जो है वो f to b है, g फंक्शन एग्जिस्ट करता है f to b है, और ये इस तरीके से है फंक्शन कि हमारा एफ ऑफ जी जो है वो आई बी आ रहा है और जी ऑफ एफ जो है वो हमारा आई ए आ रहा है। तो यहाँ पे ये भी देख लीजिए आइडेंटिटी फंक्शन कौन सा आ रहा है इसके रिस्पेक्टिव में, ये ध्यान रखना है। देन जी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ एफ। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जी जो है वो इनवर्स ऑफ एफ होगा, और हम जी को जो है वो एफ इनवर्स इस तरीके से हम जो है डिनोट करेंगे। So in the example before the definition g is equal to में f inverse is and g f is equal to में g inverse। तो अभी जो हमने ये एग्जांपल पढ़ा था इसमें हमारा जो g है वो f inverse है और f जो है वो g inverse हो जाएगा। Note that in this example f adds 3 to x and g does the opposite of it, subtracts 3 from x। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एग्जांपल हमने पढ़ा था उसमें जो है f जो है फंक्शन वो हमारा x में 3 ऐड कर रहा था और जो g जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दे रहा था उसमें से। सो एसेंशियली f एंड g नलीफाई ईच अदर्स एक्शन ऑन x। तो यहाँ पे ये जो दोनों है फंक्शन ये एक दूसरे के जो एक्शन होते हैं उनको नलीफाई कर दे रहे हैं। दस द की टू फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ अ गिवन फंक्शन इज टू गेट f इनवर्स ट्राई टू गेट बैक x फ्रॉम f(x)। तो इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर आपको कोई दे रखा है f(x) दे रखा है तो आपको उसका क्या निकालना है, उसका जो वैल्यू है वो x निकालनी है। तो इस तरीके से आप जो है f(x) निकाल पाएंगे। फॉर अनदर एग्जांपल के लिए देख लेते हैं। लेट f जो है वो हमारा R2R है, वी डिफाइंड बाय f(x), और ये जो है हमें डिफाइन कर रखा है f(x) के द्वारा जो कि है हमारा 3x + 5। हाउ कैन वी गेट बैक x फ्रॉम 3x + 5? तो इससे हम x कैसे निकाल सकते हैं? वन वे इज़ टू फर्स्ट सब्ट्रैक्ट 5
एंड देन डिवाइड बाय 3। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्लस को हटाना पड़ेगा, +5 को हटाना पड़ेगा। तो +5 हटाने के लिए हम क्या करेंगे, -5 कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर दिया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इस 3 को हटाने के लिए हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे करनी है। सो वी ट्राई जी इज़ फ्रॉम R to R, हमारा फंक्शन के रूप में लिखेंगे जी इज़ फ्रॉम R to R। हम लिखेंगे जी ऑफ R इज इक्वल टू में क्या है, R - 5/3, इस तरीके से लिख देंगे। एंड वी फाइंड, और हमें क्या पता चलेगा कि यहाँ पे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारा हो जाएगा दिस, एंड ये जो सॉल्व होकर हमारा आ जाएगा एक्स, और ये जो है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। यहाँ पे अभी हमने जी ऑफ एफ को किया है, यानी कि जी ऑफ एफ जो है वो आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। पर अगर हम एफ ऑफ जी को करेंगे तो इसमें करके देखेंगे तो तब भी हमारा जो है एक्स आएगा। तो एक्स आएगा तो यानी कि ये भी हमारा जो है आइडेंटिटी फंक्शन हो गया, यानी कि दोनों को करना है आपको। लेट्स सी इफ़ यू अंडरस्टूड द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। तो अब हम देखेंगे कि आपने जो है ये इन्वर्स निकालने का जो प्रोसेस होता है वो आपको समझ में आया कि है कि नहीं आया है। तो इसके बाद में हमारी आती है एक्सरसाइज नंबर 19। तो आप एक बार इसको ट्राई कर लीजिए, फिर हम इस पर आते हैं। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 19 पे आते हैं। व्हाट इज़ द इन्वर्स ऑफ एफ फ्रॉम R to R एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में x/3। इसका इन्वर्स निकालना है। और एक और है हमें दे रखा है, जी दे रखा है Q सच दैट जो जी ऑफ R जो है वो है हमारा 2R + 5/7। तो इन दोनों का हमें जो है इन्वर्स निकालना है। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 19 के आंसर पे आते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है इसमें, तो देखेंगे उसका आंसर, टू गेट x फ्रॉम x/3 से x निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड हो रखा तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 3। सो लेट अस डिफाइन g इज़ फ्रॉम R to R, g को हमने R to R दिखा दिया। और उसके बाद में हमारा जो g ऑफ R जो है वो इक्वल टू में हो जाएगा हमारा 3R। इस तरीके से हमारा जो है, अब इसको हम करेंगे जन जी ऑफ एफ जो है और एफ ऑफ जी है, ये दोनों हमारे एक्स आएंगे। तो करेंगे पहले ये जी ऑफ एफ को करेंगे, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा एक्स। तो ये हमारा हो गया आइडेंटिटी फंक्शन। और इसी तरीके से हमारा एफ ऑफ जी है, इसको भी करेंगे तो ये भी हमारा एक्स आ जाएगा, ये भी हमारा आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। दोनों आइडेंटिटी फंक्शन हो गए। तो यानी कि हमारा ये जो जी है, ये फंक्शन, ये हमारा इन्वर्स हो गया। इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट है इसको करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, टू गेट आर फ्रॉम 2R + 5/7, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे यार, सबसे पहले यहाँ पे प्लस में है तो सबसे पहले प्लस माइनस को जो है उसको नलिफाई करना है, यानी कि प्लस माइनस में कुछ चीज़ है तो उसको पहले हटाइए। उसके बाद में जो इसके साथ में जो है उसको हमें जो क्लियर करना होगा। तो यहाँ पे हमारा प्लस में दे रखा है 5/7, तो इसको माइनस कर देंगे 5/7 से, और फिर इसको जो है हम डिवाइड कर देंगे 2 से। तो वी नीड टू फर्स्ट सब्ट्रैक्ट 5/7 एंड देन डिवाइड बाय 2। तो इस तरीके से करना होगा। सो लेट अस डिफाइन h। तो h डिफाइन कर रहे हैं अब। ये हमारा h जो है ये Q to Q है, और जो हमारा h है वो हमारा hx इज इक्वल टू में हो जाएगा हमारा हाफ ब्रैकेट में x माइनस में 1/2। यानी कि हमने x को जो है पहले तो माइनस में 5/2 कर दिया, यानी कि 5/7 कर दिया, और उसके बाद में हमने जो है इसको डिवाइड कर दिया। डिवाइड करेंगे तो यानी कि वो 1/2 में ही आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने बाहर लिख दिया ये, पर वही चीज़ है ये भी। देन चेक दैट एच ओ जी एंड जी ऑफ एच जो है आर बोथ डिफाइंड एंड इक्वल टू आई क्यू। तो हमें ये चेक करना है कि अब ये जो है ये दोनों डिफाइंड है, सबसे पहले तो ये चीज़ होनी चाहिए, और ये जो है इक्वल है आई क्यू के, है कि नहीं है। तो यहाँ पे ये दोनों है डिफाइन भी होगी और इक्वल भी होंगे, और इस केस में जो है हमारा जो है ये आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा जी इनवर्स जो है वो हमारा हो जाएगा एच एक्स। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द डिस्कशन अबव मे हैव ट्रिगर्ड द क्वेश्चन, डू ऑल फंक्शंस हैव एन इनवर्स? टू आंसर दिस कंसिडर द फॉलोइंग एग्जांपल। अभी जो है हमने ये इनवर्स निकालना सीखा, इनवर्स पता चलेगा कि किस तरीके से निकलता है एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ से। अब ये जो क्वेश्चन है ये हमारे एक दिमाग में आया होगा कि क्या सारे फंक्शंस का इनवर्स होता है, क्योंकि हमने जितने भी निकाले अभी तक, जितने भी फंक्शन देखे सबके इनवर्स निकल गए, तो क्या सबका ही होता है? तो इसके लिए हम एग्जांपल नंबर 9 देखेंगे। लेट एफ जो है वो हमें दे रखा है कि R to R है, बी द कांस्टेंट फंक्शन। तो इसको हमने एक कांस्टेंट फंक्शन मान लिया। कांस्टेंट फंक्शन यानी कि जिसकी वैल्यू जो है वो सेम रहती है, यानी कि उसकी रेंज जो है वो उसमें एक एलिमेंट रहेगा। गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में 1। तो ये हमें कांस्टेंट फंक्शन दे रखा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू R। तो यहाँ पे x जो है डोमेन जो है वो R से बिलोंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे डज द इनवर्स ऑफ f एग्जिस्ट। तो क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है? तो इसके आंसर पे आता है सॉल्यूशन। इफ f हैज़ एन इनवर्स g इज फ्रॉम R to R, वी हैव f ऑफ g इज इक्वल टू में IR। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर जो है f का इन्वर्स है तो हमारा g जो है फंक्शन वो हमारा पहले बात तो ये कि R to R होना चाहिए, यानी कि डिफाइन होने के लिए। उसके बाद में सेकंड चीज़ ये है कि f ऑफ g जो है वो हमारा IR होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो f ऑफ g जो है वो इक्वल टू में x होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू सेम आनी चाहिए। अब सेम आने के लिए भाई ये अगर आप देखिए कि x अगर हम 5 ले लेते हैं इस केस में, तो x अगर हमने 5 ले लिया तो वी शुड हैव
जी एफ ऑफ जी ऑफ 5 इज इक्वल टू में 5, तो ये 5 आना चाहिए। अब यहाँ पे आप देखिए कि जी जो है हमारा फंक्शन, वो कोई सी भी चीज़ ले लीजिए आप, जी ऑफ एफ जो है वो ले लीजिए, कोई सा भी फंक्शन जो है एक्सेट्रा फंक्शन, उसकी कुछ वैल्यू आएगी, वो वैल्यू जो है हमारी एक्स बन जाएगी एफ के केस के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एफ के केस के लिए जो भी एक्स हो, इसके हिसाब से कोई भी एक्स हो, उसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, 5 नहीं आ पाएगी। तो इस केस में हमारा क्या होगा, वही बोल रहा है कि ये बट एफ ऑफ जी ऑफ 5 इज इक्वल टू में 1 होगी, सिंस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में 1 फॉर ऑल एक्स, यानी कि सारे एक्स के लिए ये जो है 1 है। तो हमारे जो है यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन रीच होती है, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एफ का जो है वो इन्वर्स नहीं निकलेगा, एफ का कोई इन्वर्स नहीं है। इन व्यू ऑफ दिस एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल के द्वारा हम क्या कह सकते हैं, यू में आज द कंडीशन अंडर विच एफ विल हैव एन इनवर्स, द आंसर इज गिवन बाय द फॉलोइंग थ्योरम। तो ये बोल रहा है कि अब ये जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा, इससे हमें पता चला कि भाई ये पक्का नहीं है कि भाई सारे फंक्शन का जो है इन्वर्स होगा कि नहीं होगा। तो आप ये पूछ सकते हैं कि क्या कंडीशन है जिससे हमें पता चले कि एफ का जो है वो इन्वर्स निकलेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये थ्योरम नंबर 3 पढ़ेंगे। अब फंक्शन जो है एफ वो हमें दे रखा है ए टू बी, और ए टू बी दे रखा है, और इसका जो है हैज़ एन इन्वर्स, और ये जो है तभी इन्वर्स होगा इसका इफ़ एंड ओनली इफ़ एफ इज़ बाइजेक्शन। तो ये एफ जो है फंक्शन, ये तभी इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा जब ये बाइजेक्टिव होगा। तो इसके प्रूफ के लिए हम यहाँ पे देखेंगे, हियर वी हैव टू प्रूव 2 स्टेटमेंट। तो हमें जो है यहाँ पे 2 स्टेटमेंट जो है प्रूव करनी पड़ेगी, 2 स्टेटमेंट। तो पहली स्टेटमेंट ये है, इफ़ एफ इज़ बाइजेक्टिव देन एफ हैज़ एन इन्वर्स। हमें पहली चीज़ ये प्रूव करनी है, एफ अगर बाइजेक्टिव है तो एफ जो है वो एक इन्वर्स है, यानी कि एफ हैज़ एन इन्वर्स होगा उसका। इसके बाद में सेकंड चीज़ हमें ये प्रूव करनी है कि एफ अगर इन्वर्स है तो एफ जो है बाइजेक्टिव है। ये दोनों जब हमने प्रूव कर दिया तो यानी कि एक तरीके से इक्वल टू का फॉर्म आ जाता है, दोनों तरफ से पॉसिबल है तो इक्वल है ये। तो इस केस में यहाँ पे हम देखेंगे, सो फर्स्टली सपोज एफ इज़ बाइजेक्टिव। सबसे पहले हम ये मान रहे हैं कि ये वाला कंसिडर कर रहे हैं, एफ जो है वो बाइजेक्टिव है। एफ अगर बाइजेक्टिव है, वी शैल डिफाइन अ फंक्शन जी फ्रॉम बी टू ए एंड प्रूव दैट जी इज़ एफ इनवर्स। तो हमें ये जो है ये प्रूव करना है कि जी जो है वो एफ इनवर्स है। ये हमने जी जो है एक जो है फंक्शन मान लिया। अब लेट कर लीजिए कि बी जो है वो हमारा बी से बिलोंग कर रहा है, यानी कि इधर से डोमेन से बिलोंग कर रहा है जी के लिए। सिंस एफ इज़ ऑन टू, क्योंकि एफ जो है वो ऑन टू है, ऑन टू है तो क्या होगा, बी इज इक्वल टू में हो जाएगा एफ ऑफ ए। ऑन टू होने के कारण जो बी जो है वो एफ ऑफ ए हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि एफ का जो है डोमेन सॉरी कोडोमेन और रेंज जो है वो इक्वल है, और एफ के अगर कोडोमेन और रेंज जो है वो दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि बी जो हमारा कोडोमेन है एफ का वो इक्वल टू में हो जाएगा एफ ऑफ ए उसके रेंज के, और उसकी रेंज जो है हमें यहाँ पे दे रखी है। सो देयर इज सम ए बिलोंग्स टू ए सच दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू में बी। तो यानी कि यहाँ पे कोई एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसके कारण एफ ऑफ ए जो है वो हमारा जो है बी हो जाएगा। सिंस एफ इज़ 1 1, क्योंकि एफ 1 1 भी है, देयर इज़ ओनली वन सच एलिमेंट। तो क्योंकि एफ 1 1 है तो यानी कि ऐसा एक ही भी हो सकता है जिसके जो ये इक्वल टू हो, ऐसा एक ही होगा। वी टेक दिस यूनिक एलिमेंट ए ऑफ ए एज जी ऑफ बी। तो इसको जो है ये यूनिक एलिमेंट को हम जो है जी ऑफ बी कंसिडर कर लेते हैं इस केस में। दिस इज गिवन बाय बी बिलोंग्स टू बी, that is given by b belongs to b, we define g of b is equal to में a। तो हमें जो है यहाँ पे जी ऑफ बी इज इक्वल टू में ए बताना है, वेयर ए इज़ द एलिमेंट ऑफ ए फॉर विच एफ ऑफ ए इज इक्वल टू में बी। तो यहाँ पे ए जो है वो एलिमेंट है ए का, और यहाँ जिसके लिए एफ ऑफ ए जो है वो इक्वल टू में बी है। तो ये तो हो गया, अभी हमें ये प्रूव करना है। नोट दैट सिंस एफ इज़ ऑन टू, क्योंकि एफ ऑन टू है, वी आर सिंपली डिफाइनिंग जी फ्रॉम बी टू ए बाय जी ऑफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू में ए। ये हम ये डिफाइन कर रहे हैं इससे। दिस ऑटोमेटिकली इंश्योर्स दैट जी ऑफ एफ इज इक्वल टू में आई ए, यानी कि जी ऑफ एफ जो है वो आइडेंटिटी फंक्शन है, इससे ये ऑटोमेटिकली इंश्योर होता है। वी स्टिल नीड टू शो दैट एफ ऑफ जी इज इक्वल टू माई आइडेंटिटी फंक्शन। तो ये अभी हमें शो करना है। फॉर दिस लेट बी बिलोंग्स टू बी। तो इसके लिए हम क्या मान लेते हैं कि बी जो है एलिमेंट वो हमारे सेट बी से बिलोंग कर रहा है, और जी बी जो है वो इक्वल टू में ए है, ये हमने मान लिया। देन एफ ऑफ ए ऑफ बी जो होगा, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू में बी हो जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ जी। बाय डेफिनेशन ऑफ जी के हिसाब से ये होना चाहिए। देयरफॉर जो हमारा एफ ऑफ जी जो है वो बी इक्वल टू में हो जाएगा दिस, एंड ये जो है वैल्यू हो जाएगी हमारी बी। तो यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन है, तो ये भी आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे एफ ऑफ जी भी आइडेंटिटी फंक्शन, जी ऑफ एफ भी आइडेंटिटी फंक्शन। दिस प्रूव्स एफ इज द इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स जो है वो इक्वल टू में जी हो गया है। तो यानी कि एफ का इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है।
यानी कि हमने एक चीज़ प्रूव कर दी, पहला वाला प्रूव कर दिया है, एफ अगर बाइजेक्टिव है तो एफ जो है वो इन्वर्स होगा। अब उल्टा भी प्रूव करेंगे, एफ जो है अगर इन्वर्स है तो एफ जो है बाइजेक्टिव भी होगा, तो ये प्रूव करेंगे। अब नाउ लेट अस प्रूव सेकंड, तो अब सेकंड का प्रूव करते हैं। सपोज एफ हैज़ एन इन्वर्स, अभी आप सपोज कर लीजिए कि एफ का जो है एक इन्वर्स है और ये जो है हमें दे रखा है जी इज इक्वल टू में एफ इन्वर्स, तो जी हमने मान लिया कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब हमें बताना है कि ये बाइजेक्टिव है कि नहीं है। वी मस्ट प्रूव दैट एफ इज़ बाइजेक्टिव, दैट इज़ एफ इज़ 1 1 एंड 2, तो हमें ये प्रूव करना है कि एफ जो है वो बाइजेक्टिव है, यानी कि एफ जो है वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ऑन टू रिलेशन दोनों रख रहा है ये। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नाउ एफ ऑफ जी जो है वो इक्वल टू में आई ए है, आई बी है, और जी ऑफ एफ जो है वो आई ए है। ये दोनों कंडीशन है क्योंकि इन्वर्स के हिसाब से तो ये कंडीशन होनी चाहिए। तो इसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल नंबर 4, फ्रॉम एग्जांपल नंबर 4 से हम देख सकते हैं यू नो दैट आई ए एंड आई बी आर बोथ 1 1 एंड ऑन टू, तो क्योंकि ये बोथ 1 1 और ऑन टू दोनों होते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन है इसलिए। तो एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ को हम आसानी से निकाल सकते हैं, आर बोथ 1 1 एंड ऑन टू, ये दोनों 1 1 और ऑन टू हो जाएंगे इस केस के लिए। अब जब ये 1 1 और ऑन टू हो जाएंगे तो आप देखिए कि जी ऑफ एफ अगर 1 1 है तो हमारा एफ जो है वो भी 1 1 होगा। और आल्सो सिंस एफ ऑफ जी इज़ ऑन टू, क्योंकि एफ ऑफ जी भी ऑन टू है तो एफ जो है हमारा ऑन टू भी होगा, यानी कि एफ जो है 1 1 भी हो गया, एफ जो है वो ऑन टू भी हो गया। तो एफ 1 1 ऑन टू हो गया तो यह बाइजेक्टिव हो गया, हैंस द थ्योरम इज प्रूव। तो इस तरीके से हमने थ्योरम प्रूव कर दी। सबसे पहले जो है हमने क्या किया, सबसे पहले इसको प्रूव किया कि एफ जो है वो बाइजेक्टिव है, तो वो इन्वर्स भी होगा, एफ जो है इन्वर्स होगा। अब इसके बाद में हमने सेकंड क्या प्रूव किया कि एफ अगर इन्वर्स है तो वो बाइजेक्टिव होगा। तो यहाँ पे हमने ये रिलेशन प्रूव कर दिया कि बाइजेक्टिव फंक्शन जो है वो इन्वर्स इसका एग्जिस्ट करता है। Thus, by applying the theorem above to the function f, in example number 9, we would immediately know that f inverse does not exist since f is not injective. Try the following exercise now. तो ये बोल रहा है कि इस जो फंक्शन था, ये जो हमने थ्योरम निकाली, इसको अगर हम एग्जाम्पल नंबर 9 में जो अभी हमने किया था आइडेंटिकल फंक्शन का, कांस्टेंट फंक्शन का जो एग्जांपल किया था, उसमें अगर हम ये जो है अप्लाई करेंगे तो हमें इमीडिएटली पता चल जाएगा कि ये जो है हमारा एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि एफ जो है वो इंजेक्टिव नहीं है। तो यहाँ पे आप बोल रहा है कि आप ये एक्सरसाइज ट्राई कर लीजिए। तो यहाँ पे इसके बाद आती है एक्सरसाइज नंबर 20, तो आप एक बार इसको ट्राई कर लीजिए, फिर हम इस पर आते हैं। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 20 पे आते हैं। कंसिडर द एफ फंक्शंस, कंसिडर द फंक्शंस f1 f2 f3 फ्रॉम r टू r। तो यहाँ पे हमने 3 फंक्शन है, उनको मान लिया कि ये हमारा जो है r टू r है, डिफाइन एज बिलो, और ये जो है हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखे हैं। फॉर ईच डिटरमाइन वेदर इट हैज़ एन इनवर्स एंड व्हेन द इनवर्स एग्जिस्ट फाइंड इट। तो हमें ये 3 केसेस दे रखे हैं। f1 जो है वो दे रखा है हमें x², f2 दे रखा है 0 कांस्टेंट फंक्शन, सॉरी कहाँ कांस्टेंट फंक्शन, f3 हमें दे रखा है 11x प्लस में 7। तो हमें ये बताना है कि इनका जो है इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। अगर करता है तो क्या है, हमें इमीडिएटली बताना है। तो ये जो है हम इसके आंसर पे आएंगे अभी। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 20 के आंसर पे आते हैं। तो इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर जो है अब देखेंगे। पहले तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या था, फर्स्ट पार्ट हमारा था कि हमारा f(1) जो x जो है वो है इक्वल टू में हमारा x², ये जो है हमारा फर्स्ट पार्ट था। तो इस केस के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है ये 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है। किस प्रकार से 1 1 नहीं है, देखिए आपका 1 1 होने के लिए आपका जो डोमेन है वो एक ही एलिमेंट यानी कि रेंज के एक एलिमेंट से होना चाहिए, उसका एक ही रेंज होनी चाहिए। पर यहाँ पे देखेंगे आपका जो है -1 और 1 दो एलिमेंट ले लीजिए, उनका अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, या फिर 2 और -2 ले सकते हैं। 2 और 2 लेंगे, दो डोमेन है, अलग अलग एलिमेंट है, उनका जो है सेम रिजल्ट आ रहा है। तो इस केस में हमारा जो है ये नहीं होगा। तो इसी तरीके से फॉर एग्जांपल f1 जो है वो 1 दे रखा है, f वो और -1 है, ये इक्वल टू हो जाते हैं। तो इस केस में यहाँ पे जो है हमारा ये इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट करता है, यानी कि 1 1 नहीं है तो इन्वर्स नहीं होगा। अब सेकंड केस में हम आएंगे। तो सेकंड केस हमारा था कि हमारा f(x) जो है वो इक्वल टू में 0 है, यानी कि कांस्टेंट फंक्शन है। तो हमने अभी एग्जांपल से देखा था कांस्टेंट फंक्शन का क्या होता है। कांस्टेंट फंक्शन जो है ये जो है इंजेक्टिव भी नहीं है और ये जो है ये सब्जेक्टिव भी नहीं है। तो इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव क्यों नहीं है, तो देखिए आप अगर आप x को देखेंगे, x अगर कोई सा भी एलिमेंट हो, दो एलिमेंट -1 और 1, इन दोनों की वैल्यू जो है 0 आएगी, तो यानी कि ये 1 1 तो नहीं है। इसके बाद में हम देख रहे थे ऑन टू का। ऑन टू के लिए क्या होता है कि रेंज जो है वो सारी बिलोंग करनी है, यानी कि रेंज जो है वो हमारे कोडोमेन के इक्वल होती है। तो यहाँ पे हमारी जो रेंज जो है वो तो 0 है, पर इसका जो कोडोमेन है वो हमारा रियल नंबर है r है, जो इसके इक्वल नहीं है। तो इस केस में हमारा जो है ये जो है इन्वर्स इसका एग्जिस्ट नहीं करता है। इसके बाद में हमारा थर्ड केस आता है। थर्ड केस जो हमारा था f(x) इज इक्वल टू में 11x प्लस 7, ये था 11x प्लस 7, तो ये था। तो ये जो है हमारा बाइजेक्टिव है।
क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि एक्स की वैल्यू भी आ रही है, यानी कि 1 भी है, 1 भी है, तो बाइजेक्टिव हो गया। तो बाइजेक्टिव हो गया तो यानी कि इसका इन्वर्स जो है एग्जिस्ट करता है। इन फैक्ट वी कैन इजीली सी दैट एक्स कैन बी extracted from 11x plus 7 by first subtracting 7 and then divided by 11। तो इस तरीके से हम आराम से इसको जो है x को निकाल भी सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो है डिफाइन करेंगे हमारा इन्वर्स फंक्शन g है हमारा R2R। ये ध्यान से रखना है कि आप किसके बीच में डिफाइन कर रहे हो। तो ये जो है हमारा फंक्शन जो था वो R2R में था, तो ये भी हमारा जो है R2R होगा। R2R है तो g(phi) जो है हमें दे रखा है y - 7/11। और देन चेक दैट f of g एंड g of f जो है वो हमारा i आना चाहिए, यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन आना चाहिए, जो कि आएगा। और जो है इसके हिसाब से हमारा क्या होगा कि f का जो इन्वर्स होगा वो हमारा g हो जाएगा, g of y, ये हमारा जो है f का इन्वर्स हो जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इन दिस सेक्शन वी हैव लुक्ड एट एन ऑपरेशन ऑन फंक्शंस। तो हमने जो है इस सेक्शन में ऑपरेशन ऑफ फंक्शंस के ऊपर देखा था कि किस तरीके से फंक्शंस के ऊपर ऑपरेशंस लग सकते हैं। तो अर्लियर यू स्टडीड ऑपरेशंस ऑन सेट्स, और इसके पहले हमने जो है ऑपरेशन सेट्स के बारे में अभी पढ़ रखा है। लाइक यूनियन एंड इंटरसेक्शन, जो कि यूनियन और इंटरसेक्शन थे और बाकी भी थे। लेट अस लुक एट ऑल दीज ऑपरेशंस इन अ मोर जनरल सेटिंग। और अब जो है हम जो है ये सारे ऑपरेशन जो कि फंक्शन के ऊपर लगे थे और सेट्स के ऊपर लगे थे, इन सबको जो है हम एक जनरल सेटिंग के ऊपर जो है अब देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो है सेक्शन 2.4 खत्म होता है। इसके बाद में हमारा आता है सेक्शन 2.5 बाइनरी ऑपरेशंस, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि एक डिस्कशन स्टार्ट हो सके। और जो भी डाउट ज़्यादा पूछा जाएगा मैं उसके ऊपर वीडियो भी बनाऊंगा। सो पुट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टडिंग विथ यू अगेन। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।